हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लासेस में। और सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से इस एनसीईआरटी के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं हमारा जो हिंदी अनिवार्य का जो क्लास 12 का मॉडल पेपर है वो देखेंगे, जो बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। जो हमारी आरबीएससी की बोर्ड एग्ज़ाम है, इसके लिए ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मॉडल पेपर है वो होने वाला है। तो उसका जो सॉल्यूशन है वो हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करना है, क्योंकि ये जो मॉडल पेपर है वो बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो ये सॉल्यूशन है हिंदी अनिवार्य का वो है, पूरा सॉल्यूशन है क्लास 12 का। तो ये सॉल्यूशन हम आज इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये संपूर्ण जो सॉल्यूशन है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये जो है आरबीएससी द्वारा जो निर्धारित जो पाठ्यक्रम है उसके ब्लूप्रिंट पर आधारित जो ये पाठ्यक्रम मॉडल पेपर है, कि जो आरबीएससी ने जो आपको ब्लूप्रिंट जारी किया था उसके अनुसार ये जो मॉडल पेपर है वो दिया गया है। तो देखते हैं हमारा जो हिंदी अनिवार्य विषय कोड है फर्स्ट, उसका ये मॉडल पेपर है। तो विषय कोड के अनुसार हम देखेंगे। तो हमारा जो मॉडल पेपर है सेकंड मॉडल पेपर है, फर्स्ट मॉडल पेपर कर लिया है। अभी तक किसी ने नहीं देखा है तो इसकी जो चैनल की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर भी देख सकते हैं। और जो प्लेलिस्ट है उसमें भी आपको मॉडल पेपर की दिख जाएंगी। तो क्लास 12वीं का ये हिंदी अनिवार्य का मॉडल पेपर है, आरबीएससी द्वारा जारी है। इसका समय है 3 घंटा और 15 मिनट। पूर्णांक होने वाला है 80 नंबर का आपका जो है हिंदी अनिवार्य का पेपर होने वाला। और ये 24 मार्च का होने वाला है। आपका कब होने वाला है? 24 मार्च में होने वाला है ये पेपर। तो देखते हैं इसको, निर्देशांक को आपको पढ़ लेने, परीक्षा के निर्देशांक, तो इसको आपको कंप्लीट ही पढ़ लेना है। अब हम देखते हैं खंड अ। खंड अ में आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पढ़ के इसका उत्तर बताना है। तो हिंदी पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, तो निम्नलिखित अपठित जो गद्यांश है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको, और इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में आपको लिखने हैं। तो इसको पढ़ते हैं। हिंदी में राम काव्य की विस्तृत परंपरा मिलती है। हिंदी में सर्वप्रथम संख्या ये स देख रखा है, पॉइंट लिख दे रखा है। तो आपको 1342 में लिखित कवि भूपतिकृत रामचरित रामायण का संकेत मिलता है, परंतु इसकी अभी तक कोई प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं है। हिंदी में तुलसी ही रामायण के प्रमुख कवि हैं। हिंदी में तुलसी ही रामायण के प्रमुख कवि हैं। तो तुलसी के समकालीन कवियों में मुनीलाल कृत राम प्रकाश काव्य मिलता है, जो रीतिशास्त्र के आधार पर लिखा गया है। महाकवि केशव ने राम जो चंद्रिका नामक महाकाव्य की रचना की है, जिसमें काव्य कौशल को प्राधान्य है, और परंतु चरित्र चित्रण एवं प्रधानात्मक की उपेक्षा की गई है। सेनापति ने भी अपने पवित्र रत्नात्मक में चौथी एवं जो 5वीं तरंगों के अंतर्गत रामायण एवं राम रसायन का जो है वर्णन उन्होंने किया है। तो तुलसीदास के जो समकालीन कवियों के उपरांत भी हिंदी में जो काव्य, जो राम काव्य के दर्शन होते हैं, उनमें जो हास्य राम, जो हृदय राम है, और कृत्य जो हनुमान तक मिलता है, हनुमान तक मिलता है। और तदुपरांत जो है प्राणचंद्र चौहान कृत रामायण के जो महानाटक मिलता है, तो जो संवाद के रूप में लिखा गया है, संवाद के रूप में लिखा गया है। तो इसको आपको उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश का आपको शीर्षक बताना है। तो इसमें जो है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक आपको पहले में ही मिल जाएगा। तो राम काव्य का विस्तृत निर्देश, तो आप इसमें उचित गद्यांश का शीर्षक क्या है, तो राम काव्य इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसमें राम काव्य आपका बहुत उत्तर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है, निम्न में से किस काव्य की अभी तक कोई प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हुई है। तो प्रतिलिपि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, तो आपको इसमें से प्राप्त देखना है कि कौन सी जो प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं हो, परंतु अभी तक कोई प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं हुई। तो जो रामचरित्र रामायण का संकेत, रामचरित्र रामायण, और इसका जो उत्तर है वो राइट होने वाला है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा काव्य रीतिकाल के आधार पर लिखा गया है।
कौन सा है जो रीतिकाल के उपरांत लिखा गया है? तो आपको इसमें से उत्तर ढूंढना है। रीतिकाल रामायण के प्रमुख कवि तुलसीदास के मधुगुरु काव्य पर मिलता है। तो इसका जो है वो रामायण जो नाटक है में संवाद मिलता है। ये रहा इसका उत्तर। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरे का, तो राम प्रकाश, रीतिकाल पे राम प्रकाश इसका उत्तर हो जाएगा। राम प्रकाश आपका उत्तर होने वाला है इसमें। इसको चौथा है रामचंद्रिका काव्य में के कवि है। रामचंद्रिका जो काव्य है उसमें कवि कौन है वो बताना है। तो उसमें जो कवि है तो इसमें केशव उनमें प्रमुख कवि है। तो आपको इसमें से देख लेना है उसका उनका जो नाम है वो। तो केशव स इसका उत्तर हो जाएगा। पांचवा है निम्न में से कौन सा काव्य संवाद के रूप में लिखा गया है? निम्न में से जो कौन सा काव्य है संवाद के रूप में लिखा गया है? तो इसमें से आपको बताना है। तो रामायण महानाटक इसका उत्तर हो जाएगा। छठा है निम्न में से राम भक्ति के कवि हैं। राम भक्ति के जो कवि हैं वो कौन थे? तो इसको तो आपको पता है कौन थे। तो सूरदास जो थे वो राम भक्ति के कवि नहीं है तो ये तुलसीदास इसमें कवि है, और नहीं है तो आपको सूरदास बताना है। इसके बाद है दूसरा गद्यांश को आपको पढ़ लेना है और इसमें से उत्तर को आपको ढूंढ लेना है। और इसमें से आपका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कवि के अनुसार जीवन में डैश डैश आपको इसमें से भरना है। तो इसमें से आपको जो है वो उत्तर देखना है। तो इसमें जो उत्तर हो जाएगा वो सुख और दुख दोनों आते जाते हैं। सुख और दुख दोनों आते जाते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आठवां क्वेश्चन है यह कविता का मूलतः क्या है? तो ये कविता का मूलतः सामाजिक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा। नवा क्वेश्चन है कि अंतिम अनुच्छेद में कवि का स्वर कैसा हो गया है? जो अंतिम अनुच्छेद है उसमें कवि का रूप कैसा हो गया है? तो इसमें आपको उत्तर बताना है। जो प्रेरणादायी है ये उत्तर आपका हो जाएगा। प्रेरणादायी हो गया है। इसके बाद है दसवां आपको उत्तर बताना है। दसवां आपको उत्तर है कि उगता ढलता रहता सूरज का आशय है। उगता ढलता इसका सूरज का क्या आशय है? तो इसमें आपको उत्तर बताना है। तो इसमें सुख दुख जो है वो आते रहते हैं, आते जाते रहते, इसका उत्तर हो जाएगा। मुखर का अर्थ है, जो मुखर है उसका क्या अर्थ है? तो प्रकट, इसका उत्तर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है वे ऊंची ऊंची मीनारें पंक्ति में अलंकार है। ये ऊंची ऊंची इनमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। तो ये आपका जो है खंड अ में जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखते हैं रिक्त स्थान की ओर। तो रिक्त स्थान में पहला प्रश्न है भाषा के लिखने की विधि को क्या कहते हैं? तो इसको लिपि कहते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा लिपि। दूसरा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वर्ण है। तीसरा है कि शब्द शक्ति के मूलतः 3 भेद हैं, इसका उत्तर 3 हो जाएगा। चौथा है कि मुहावरे और लोकोक्तियों में जिस शब्द के जरिए अर्थ ग्रहण किया जाता है उसे डैश डैश शब्द शक्ति कहते हैं। तो उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं, जिसके जरिए लक्षण को दिखाई देते हैं। पांचवा है कि मगन को देखी पठेत बार बार वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो श्लेष अलंकार इसमें है। इसके बाद छठा देखते हैं। छठा क्या प्रश्न है? अलंकार के डैश डैश प्रकार के होते हैं। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 अलंकार होते हैं। एक तो वर्ण अलंकार 2 होते हैं, वर्ण और अर्थ अलंकार। इसके बाद आपका जो तीसरा क्वेश्चन है अति लघुतरात्मक क्वेश्चन में प्रश्नों के आपको उत्तर बताने, एक ही पंक्ति में देना है। आपको एक ही पंक्ति में देना है। तो ये जो परिभाषिक शब्द है उसको आपको देख लेना है। तो परिभाषिक शब्द में आपको जो इम्पोर्टेंट जो आपको बताऊंगा वो आपको लिखना है। तो आपको क्वांटिटी का आपका जो तो परिमाण, इसका उत्तर हो जाएगा। इसी के बाद ये बी का भी आपको उत्तर बता देना है, आपको कमेंट में लिखना है। दूसरा है निविदा शब्द के लिए परिभाषित शब्द लिखिए।
निवेद्य के लिए आपको परिभाषित शब्द लिखना है, तो उसका हो जाएगा टेंडर। टेंडर उसका उत्तर हो जाएगा। तीसरा है प्रिंट माध्यम से आप क्या समझते हैं। प्रिंट जो माध्यम है इससे आप क्या समझते हैं, तो समाचार के जो सादर प्रिंट अर्थात छपे रूप में लोगों को सूचनाएं पहुंचाते हैं उसे प्रिंट कहते हैं। प्रिंट माध्यम, प्रिंट के द्वारा छपे अक्षरों को जो लोगों के द्वारा पहुंचाया जाता है। इसके बाद है मोहनजोदड़ो की सभ्यता में हथियारों का न मिलना क्या सिद्ध करता है। ये मोहनजोदड़ो में जो हथियार है उसका न मिलने का क्या सिद्ध करता है। न मिलना कि सिंधु घाटी की सभ्यता समाज अनुशासित थी। न मिलना किससे अनुशासित थी। जूस खाने के लेखक ने प्रवृत्ति का उद्घाटन हुआ। किसका उद्घाटन हुआ है, तो संघर्षमयी प्रवृत्ति का उद्घाटन हुआ। संघर्षमयी इसका उत्तर हो जाएगा। छठा है कि मास्टर जो सौंदरघेकर किस विषय के अध्यापक थे। सौंदर जो घेकर थे वो किस शब्द के, तो ये जो थे वो मराठी विषय के अध्यापक थे। तो आपको मराठी इसका उत्तर बताना है। इसके बाद जो छठा है नहलाने पर दहला मारना मुहावरे का अर्थ है, तो करार जवाब देना। इसका उत्तर हो जाएगा करार जवाब देना। सिल्वर वेल्डिंग पाठ के आधार पर विधा में रचित है। तो आपको सिल्वर वेल्डिंग पाठ में कहानी में सिल्वर वेल्डिंग जो है पाठ में किस विधा में रचित है, तो ये कहानी की विधा में रचित है। कहानी आपको बता, इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है एनी फ्रैंक ने अपनी चिट्ठियों में किसको संबोधित किया है। तो एनी फ्रैंक ने अपने जो चिट्ठियाँ हैं इसमें घुड़ियों को संबोधित किया है। किसे, गुड़िया को संबोधित किया है। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब व कहाँ हुआ, तो गजानन माधव मुक्तिबोध का जो जन्म है वो 1917 को हुआ, ग्वालियर उत्तर प्रदेश में, ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था, सॉरी। तो लट्टन सिंह ने किसकी प्रेरणा से कुश्ती में विजय प्राप्त की, तो लट्टन सिंह की प्रेरणा में कुश्ती की लट्टन के ढोलक की प्रेरणा से। किसकी, ढोलक आपका ये उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखने वाले। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। 4 है अब आ गए आपका खंड ब। निम्न में लघुतरात्मक प्रश्नों के आपको उत्तर बताना है। चौथा है इंटरनेट की उपयोगिता को स्पष्ट करना है। जो इंटरनेट है उसकी उपयोगिता को वो करना आपको। तो इंटरनेट सूचना समाचार आदान प्रदान को त्वरित गति वाला जो माध्यम है, एक तो ये आपको पॉइंट लिख देना है। दूसरा पॉइंट लिखना है कि आपको उपयोगिता जो है वो असीम है, इसके माध्यम से लेख लिख सकते हैं और न्यूज़ की जो वेबसाइट के लिए कहानी, कॉपी, एडिटर और ट्रांसलेशन और टेक्निकल राइटर आदि क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं। तो ये आपका उत्तर हो गया। 5वां है जो एनकोडिंग और डीकोडिंग, आपने पढ़ा होगा। एनकोडिंग और डीकोडिंग से आप क्या समझते हैं, तो एनकोडिंग का मतलब तो संदेश को भेजने के लिए शब्दों और संकेतों को जो ध्वनि का प्रयोग किया जाता है जिसको एनकोडिंग कहते हैं। 6वां है बस्ते का बढ़ता बोझ, किस विषय पर आलेख आपको लिखना है, इस विषय पर आपको आलेख तैयार करना है। 7वां क्वेश्चन है बात सीधी पर कविता का प्रतिपाद्य आपको बताना है। आपको 4-5 लाइनों में ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, 4 लाइनों में लिखना है। स्लैश पर लाल खड़िया चाक मल दी है किसी ने, इसका आशय क्या है, तो उसको आपको प्रश्न में जो है वो बताना है, आपको उत्तर पुस्तिका में अच्छे से कवर करना है। बाजार एक जादू है, बाजार दर्शन का है, करने का तात्पर्य, तो आपको सफिया के भाई नमक की पुड़िया ले जाने पर क्यों मना किया, क्योंकि ये गैर कानूनी था। सफिया भाई बहुत सफिया का जो भाई था वो अफसर पुलिस था और वो जो था वो कानूनी कायदे के अनुसार भली भांति परिचित था। वह जानता था कि लाहौर से जो नमक लाना था वो क्या था, गैर कानूनी था। यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश से जो नमक को कानून के खिलाफ जो नमक है वो लाएगा तो वो कानून के खिलाफ हो जाएगा और यह कार्य बन जाता। इसलिए उन्हें अपनी बहन जो सफिया थी उनको नमक की पुड़िया ले जाने से मना कर दिया। है अब 2 नंबर का क्वेश्चन समाप्त हो गया। आपको क्या करना है, अथवा में देना 60 से 80 वर्ड। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया, बाद में प्रकृति कवि में इसका वर्णन अपने शब्दों में करना है। या अथवा में भी आप देख सकते हैं, इस प्रश्नों को भी आप कर सकते हैं आराम से। 12वां क्वेश्चन में भक्तिन वाला पाठ आ गया महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा का जो है वो आपको कवि परिचय इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है। और दूसरा जो है
निराला का याद कर लेना है। इसके बाद विष्णु खरे का याद कर लेना, और हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये आपको 4 याद कर लेने। इसमें से ये आपका एक जो है परीक्षा में बैठने वाला है। हाय वह अवधूत आज कहाँ, लेखक के अवधूत ने किसको कहा है और इसकी आवश्यकता के लिए लेखक ने महसूस की, तो ये इसको बताना। अब भक्ति ने अपना वास्तविक लोगों से क्यों छुपाती थी, यह किसने और क्यों दिया होगा, तो भक्तिन के बारे में बताना है। आसान सा क्वेश्चन है, 3 नंबर का। इसके बाद रघुवीर जो सहाय है उनका कवि परिचय बताना, और जैनेन्द्र कुमार का लेखक परिचय। जैनेन्द्र कुमार का जो लेखक परिचय आपका बाई चांस नहीं आने वाला है, आपको टिक लगा देना, ये आपका नहीं आने वाला है। किशन नंदा की कौन सी कवि यशोधरा बाबू के मन में बसी थी, 14वां प्रश्न आपको बताना था। यशोधर बाबू के किशन नंदा के गांव चले जाने के बाद कौन कौन सी परंपराओं का पालन किया, लिखिए। कौन कौन सी परंपराओं का जो है वो किया, उसको आपको गहनता से बताना है। जूस शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए स्पष्ट करें कि क्या शीर्षक कथानायक के किसी केंद्रीय शारीरिक विशेषता को उजागर करता है, तो आपको जूस कविता का है वो बताना। और इसमें यह आपका दूसरी बुक है, 14वां क्वेश्चन इसमें से आया है। कौन सी है, वितान में से आया। अब 15वां क्वेश्चन को देखते हैं। 15वां क्वेश्चन द होने वाला है। इसमें 15वां क्वेश्चन आपको व्याख्या, सप्रसंग व्याख्या होने वाली है। जन्म से ये आपको पूरी व्याख्या को देख देना है। आपको व्याख्या में कौन कौन से बिंदु लिखने हैं आपको मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको एक पॉइंट डालना है, प्रश्न संख्या लिखनी है, प्रश्न संख्या 15। ऐसे करके आपको एक लाइन को छोड़ देना है, यहाँ पर लिखना है आपका उत्तर लिखने के बाद यहाँ पर ऐसे क्रॉस लगा देना है। क्रॉस लगाने के बाद आपको पॉइंट डालना है आद्यांत। क्या पॉइंट डालना है, आद्यांत का पॉइंट डालना है। आद्यांत में आपको क्या करना है कि आद्यांत में आपको जन्म से ही ऐसे करके आपको डैश कर देना है, जैसे कि जन्म से ही ऐसे करके आपको आए डैश लगा देना है। फिर आपको यहाँ के अंत जो लाइन है सहारे ऐसे लिख देना है। तो इतना आपको आद्यांत में कर देना है। आपको इसके 1 नंबर ज़्यादा भी मिल सकता है। जहाँ पर कट रहा होगा वहाँ पर आपको ये नंबर ज़्यादा मिल जाएगा। इसमें भी इसी तरह करना है और इसमें भी इसी तरह करना है। विशेष भी लिखना है। विशेष में आपको क्या करना है, इसमें से जो महत्वपूर्ण बातें हैं इसको आप बताना है। इसमें भी यही करना है। 16वां क्वेश्चन भी सप्रसंग व्याख्या है, अथवा में करना है, या ये करो या ये करो। 4 नंबर का होने वाला है, दोनों में से एक करना है। 6 नंबर का है, यूँ लगता है 2+, इसमें आपको 2 नंबर मिलने वाले। इसके बाद श्रीमान क ख ग सचिव बोर्ड के जो आपको पत्र लिखना है, श्रीमान क ख ग सचिव रेल मंत्रालय की ओर से महानिदेशक रेलवे भर्ती बोर्ड को एक पत्र लिखिए जिसके अंतर्गत रेलों की चोरी होने की बढ़ती घटनाओं पर नियंत्रण करने की अनुपालना हुई प्रगति की सूचना पर आपको क्या करना है, आपको लिखना है कि प्रगति की सूचना अपेक्षित हो। को आपको बोर्ड को एक पत्र लिखना है जिसके अंदर रेलों की चोरी हो रही बढ़ती घटनाओं को लिखना है। अथवा में क्या है कि सचिव राजस्व विभाग शासन सचिवालय जयपुर की ओर से आपको भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 16 की उपधारा, असंगठित धारा 250 की उपधारा, पहला है खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंचायत के स्थान पर भू नामांतरण संबंधित कार्य जो तहसील एवं जो नायब तहसीलदार हैं उनको क्षेत्राधिकार के किए जाने से संबंधित जानकारी अधिसूचना प्रारूप तैयार करना है आपको। 18वां क्वेश्चन आपको सभी को पता है, निबंध लिखना है। कोरोना महामारी विद्यार्थी के जीवन में अनुशासित खुला शौचालय साहित्य का समाज का दर्पण। इसमें से आपको कोरोना एक महामारी को आपको कंप्लीट कर लेना है और विद्यार्थी के जीवन में विद्यार्थी का जो जीवन है उसको भी कंप्लीट कर लेना है। तो ये जो हमारा मॉडल पेपर है वो कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया है। तो आपका जो ये मॉडल पेपर है वो हिंदी अनिवार्य का हो गया है। इसमें से आपको अधिकतर क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। तो आज का जो ये हमारा सेशन है वो कंप्लीट होने वाला है क्योंकि ये हमारा सेशन हिंदी अनिवार्य का सेकंड मॉडल पेपर है वो होने वाला है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जिससे जो आने वाली जो अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।
आपको चैनल को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।